हेलो एंड वेलकम टू टीचिंग परीक्षा। स्वागत है आपका फिर से एक बार करंट अफेयर्स के अपने सेशन में। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। चलिए इसी सुविचार के साथ शुरू करते हैं आज का अपना जानदार सेशन। अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड? आपके पास ऑप्शन है 1 मार्च, 3 मार्च और 5 मार्च। इन ऑप्शंस में से आपको जवाब देना है। यस, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। और अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब है 5 मार्च को मनाया जाता है। और अगर अपने 5 मार्च आंसर दिया है तो आप मुबारक हो आपको। आज का पहले दिन का पहला अवार्ड मिलता है। गुड मॉर्निंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस नदी में डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? कौन सी नदी में डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? इन विच रिवर हैज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डॉल्फिन बीन रिकॉर्डेड रिसेंटली? ऑप्शंस आपके सामने है, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी और गोदावरी नदी। कौन सी नदी में डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? 15 सेकंड तो वैसे भी आपके पास है। ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी है या फिर गोदावरी नदी है? यस, आपका सभी का अगर जवाब गंगा नदी है तो आपने सही आंसर दिया है। गंगा नदी में गैंगटिक डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला सवाल ले लेते हैं। कौन सा है क्वेश्चन? हाल ही में भारत के आदित्य L1 मिशन ने किसकी पहली तस्वीर ली है? रिसेंटली इंडियाज आदित्य L1 मिशन कैप्चर्ड द फर्स्ट इमेज ऑफ विच फिनोमेनन? आपके पास 15 सेकंड है और ऑप्शन है सारे सौर धब्बे, सोलर स्पॉट, सौर ज्वाला, सोलर फ्लेयर्स या फिर सौर ज्वाला कर्नेल, सोलर फ्लेयर कर्नेल। इनका इनमें से किसका उन्होंने क्या किया? फोटो लिया है, किसकी इमेज ली है, किसकी तस्वीर ली है हमारे भारत के आदित्य L1 मिशन ने? और अगर आपने आंसर इसका दिया होगा सोलर ज्वाला कर्नेल, तो आपका जवाब है सही। सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर आदित्य L1 ने ली है। भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत हाल ही में श्रीलंका की यात्रा पर गया है? विच इंडियन नेवी वारशिप रिसेंटली विजिटेड श्रीलंका? आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी है, 3 समय है। 15 सेकंड। आईएनएस विक्रांत गया है, आईएनएस कुठार गया है या फिर आईएनएस तबर गया है? आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कुठार या फिर आईएनएस तबर, कौन सा युद्धपोत? विच नेवी वारशिप? ओके, तो अगर आपने इसका जवाब दिया है आईएनएस कुठार तो आप सही हो। आगे बढ़ते हैं इसी सही जवाब के साथ। रिवीजन अच्छा चल रहा है सर, वेरी गुड। हाल ही में किन दो कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? विच टू कंपनीज हैव रिसेंटली बीन गिवन नवरत्न स्टेटस? आपका समय 15 सेकंड का शुरू होता है और ऑप्शन 3 है आपके पास, IRCTC और IRFC, ONGC और गेल, भेल और बेल। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? यस, आप सभी ने सही आंसर देने की कोशिश जारी रखी है और इसी कोशिश के साथ आपका अगर सवाल जवाब है IRCTC और IRFC, तो ये दो नवरत्न कंपनियां बनी है क्रमशः कितनी, 25वीं और 26वीं। वेरी गुड। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वन तारा, किस चीज का, वन तारा का उद्घाटन किया है? वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एनिमल रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर वन तारा? कहाँ पे है वन तारा? सवाल का जवाब 15 सेकंड में देना है। राजस्थान के जोधपुर में, गुजरात के जामनगर में या फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में? कहाँ पे उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया? वन तारा का उद्घाटन। 15 सेकंड का वक्त हो चुका है खत्म। और आपका सवाल जवाब अगर गुजरात के जामनगर में है तो आप जीत गए हैं डैश 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 रुपए का इनाम। हाल ही में किस भारतीय घरेलू क्रिकेट दिग्गज का निधन हुआ? विच इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट लेजेंड रिसेंटली पास्ड अवे? कौन है वो? वसीम जाफर है, पद्माकर शिवलकर है या फिर अमोल मुजुमदार है? तीन में से कौन से? किसका अभी अभी क्रिकेट के लेजेंड का, घरेलू क्रिकेट के, डोमेस्टिक क्रिकेट के वो लेजेंड थे, उनका निधन अभी अभी हुआ है? तो वो है मिस्टर पद्माकर शिवलकर। पद्माकर शिवलकर जी का अभी अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट वाला। हाल ही में DRDO MHA, MHA मतलब गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, DRDO MHA सहयोग से सम्मेलन जो हुआ, सम्मेलन सह प्रदर्शनी हुई थी, उसका उद्घाटन, सम्मेलन सह प्रदर्शनी हुई थी, उसका उद्घाटन किसने किया? हु रिसेंटली इनॉग्रेटेड द DRDO MHA कोलैबोरेशन कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन? किसने उसका उद्घाटन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने किया? किसने इनका उद्घाटन किया है? तीन ऑप्शन है, तीनों में से आपको जवाब देना है।
किसने इसका किया होगा? डीआरडीओ और मिनिस्ट्री ऑफ गृह अफेयर होम अफेयर्स है। तो यहाँ क्या आंसर लॉजिकली आपको आ जाएगा, इसका आंसर कौन है वो? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका आंसर किया था। क्या था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आंसर इसका उद्घाटन किया था। ओके, चलिए अगली योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, मानधन मतलब पेंशन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू की गई है? फॉर विच सेक्टर वर्कर वाज द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च्ड? आपका समय है 15 सेकंड का शुरू। संगठित क्षेत्रों के वर्कर्स के लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए, या फिर सरकारी क्षेत्र के लिए? किस क्षेत्र के लोगों के लिए? तो ये कोई एक क्षेत्र नहीं है, बहुत सारे क्षेत्र मिलाकर जो बनता है वो होता है असंगठित क्षेत्र। जिनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, जिनका कोई परमानेंट पेरोल नहीं होता है, ऐसे असंगठित क्षेत्रों में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों के लिए पीएमएसवाईएम योजना शुरू की गई है। उसमें पेंशन मिलता है। प्रसिद्ध डेनिम ब्रांड, कौन सा डेनिम ब्रांड ने हाल ही में दलजीत दोसांझ को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो कौन सा है वो डेनिम ब्रांड? विच फेमस डेनिम ब्रांड has recently appointed दिलजीत दोसांझ as its global brand ambassador? तो दिलजीत दोसांझ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन सी कंपनी ने नियुक्त किया है? लेवी ने किया है, ली ने किया है, या फिर रैंगलर ने किया है? ओ, इसका भी जवाब आप सभी को पहले बिना सेकंड के, बिना किसी वक्त के आपने इसका जवाब दे दिया है। मतलब बहुत कम वक्त लिया है आपने। ये तो सवाल का एकदम जवाब तुरंत आने वाला है। हाल ही में भारत किस देश की राजकुमारी ने, ओके, हाल ही में भारत में किस देश की राजकुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की? आपके पास 11 सेकंड और 3 ऑप्शंस है। डेनमार्क की, स्वीडन की, या फिर बेल्जियम की? याद कीजिए चॉकलेट को। डेनमार्क की, स्वीडन की, या बेल्जियम की? किस देश की राजकुमारी ने भारत में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की? मैंने आपसे चॉकलेट के बारे में बात की थी। ये वो देश है जिसके चॉकलेट बहुत फेमस है। तो वो कौन से चॉकलेट है? यस, आपने इसका सही जवाब दिया है, बेल्जियम। कौन से देश की राजकुमारी? बेल्जियम की राजकुमारी ने भारत में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। ओके, चलिए बेल्जियम चॉकलेट नहीं भूलेंगे। हाल ही में 2025 दुबई ओपन टेनिस डबल्स खिताब किसने जीता? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डबल की जोड़ी में हमारे भारत के खिलाड़ी है। इसीलिए हाल ही में 2025 दुबई ओपन टेनिस डबल्स खिताब किसने जीता? रोहन बोपन्ना, मैथ्यू अबडेन ने जीता, यूकी भाम्बरी और एलेक्सी पेपरिन ने जीता, या फिर जो विम्फ्रेड और डेविड गॉफिन ने जीता? किसने जीता? यस, यूकी भाम्बरी और एलेक्सी पॉपेरिन, यूबीएपी। ओके, ठीक है। यूकी भांबरी और एलेक्सी पे प्रोपरिन, इन दोनों ने मिलकर वो वाला किताब डबल्स का जीता है दुबई में। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे हमारे थे क्वेश्चंस रिवीजन करने वाले। अब हम आज के करंट अफेयर से शुरुआत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? कितना इंपॉर्टेंट दिवस है। भारत के सारे लोगों से जुड़ा हुआ जन औषधि दिवस इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमारे हम मैंने हमेशा आपसे कहा हुआ है कि जो चीजें आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई होती है, वो चीजें क्वेश्चन बनाने की ताकत रखती है। तो जब भी क्वेश्चन बना रहे ना, एग्जाम सेटर सोचेगा तो ऐसे पॉइंट के साथ सोचेगा। जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज जन औषधि दिवस सेलिब्रेटेड? आप सबको अगर पता है तो 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिन है आज? 7 मार्च है। तो 7 मार्च को, आज के दिन, हर साल क्या मनाया जाता है? जन औषधि दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? जन औषधि योजना की जागरूकता बढ़ाना और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना। क्या है? जागरूकता बढ़ाना और जेनेरिक दवाओं को बढ़ावा देना। क्या होती है जेनेरिक दवाएं? जेनेरिक दवाएं ऐसी दवाएं होती है, समझो एक कोई कंपनी है, समझो ए कोई कंपनी ए नाम की कोई कंपनी, ए नाम की कंपनी ने क्या किया, एक एक्स नाम की दवा बनाई और इसको 20 साल से ज्यादा हो गए। तो इससे क्या हो जाता है, ये कंपनी समझो इसको 100 रुपए में बेच रही है, तो बस बाद में उसको ड्यूटी फ्री कर दिया जाता है। और ये जो कंपनी ने, ए कंपनी ने दवा बनाई है, ये दवाई पहले 20 साल तक कौन बना रही होती है? वो खुद कंपनी बनाएगी, लेकिन उसके बाद उसका पेटेंट रद्द हो जाता है। और ये दवा, ये जो दवा है, कोई भी कंपनी बना सकती है और इस वजह से ये कंपनी क्या हो जाती है, ये दवा हो जाती है सस्ती। कैसी हो जाती है? सस्ती, क्योंकि फिर इस पे किसी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं होती है, उस बाकी की कंपनियां उसको बना सकती है। इसीलिए दवाएं सस्ती हो जाती है और ये जो सस्ती दवाई है, ये सस्ती दवाई जेनरिक दवाएं कहलाती है। तो याद रहे, कोई भी कंपनी उसकी जेनरिक दवा है तो वो सस्ती होने का कारण क्या है कि उसका पेटेंट पेटेंट
नष्ट हो चुका है और उसको कोई भी कंपनी बना सकती है। 1 से 7 मार्च 2025 तक सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। याद रखेंगे 1 से 7 मार्च तक पूरे सप्ताह भर बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं। जन औषधि परियोजना के लाभ और स्वरोजगार के अवसर। मुख्य विषय जन औषधि परियोजना के लाभ और स्वरोजगार के अवसर। जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप की उपयोग की जानकारी। देखिए अब ये जन औषधि के लिए कौन सा है, ये कि ऐप सुगम मोबाइल ऐप। चलिए एक छोटा-सा क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आ जाए पेपर में कि जन औषधि खरीदने के लिए हमको कौन-सा ऐप डाउनलोड करना पड़ता है? तो यहाँ देखिए कौन-सा वर्ड है, जन औषधि, सुगम मोबाइल ऐप। सुगम, सुगम ये वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन और भी बन जाता है छोटा-सा कि सुगम हाँ, ओके, जन औषधि परियोजना का लाभ लेने के लिए हमको कौन-सा वाला ऐप डाउनलोड करना पड़ता है? तो वो है सुगम मोबाइल ऐप। गुणवत्तापूर्ण और किफ़ायती दवाओं को गुणवत्तापूर्ण भी है और किफ़ायती दवाओं की उपलब्धता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। फार्मासिस्ट की क्या भूमिका है? मरीजों को उचित दवाइयों की क्या देना है? जानकारी है। फार्मासिस्ट कौन होता है? जो फार्मेसी में बैठा हुआ होता है बेचने के लिए। निर्धारित खुराक के अनुसार दवाओं का वितरण सुनिश्चित करना। जन औषधि केंद्रों की स्थिति कितनी कैसी स्थिति है वर्तमान में? 15,000 से ज़्यादा जन औषधि केंद्र पूरे भारत में कार्यरत है। कितने? 15,000 से ज़्यादा। सरकार का लक्ष्य 31 मार्च 2027 तक। कब तक? 31 मार्च 2027 तक 25,000 केंद्र खोलना सरकार का लक्ष्य है। 31 मार्च 2027 तक 25,000 25,000 केंद्र जन औषधि केंद्र खोलना सरकार का लक्ष्य है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा केरल पुलिस के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र एसओसी का उद्घाटन किसने किया? केरल पुलिस के उन्नत साइबर सुरक्षा संचालन एसओसी का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड केरल पुलिस एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एसओसी? हु इनॉग्रेटेड मुख्य है, क्या है सवाल, क्या पूछा है, किसने उद्घाटन किया? आगे बढ़ते हैं। केरल के मुख्यमंत्री, यस हमें आज पता चल गया, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जी है, उन्होंने क्या किया है? केरल के इस परियोजना का उद्घाटन किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन। क्या है इस योजना के उद्देश्य? पुलिस प्रणालियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की साइबर सुरक्षा मजबूत करना, ठीक है? पुलिस प्रणाली को सुधारित करना है और बुनियादी ढांचा जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मजबूत करना और उसकी साइबर सुरक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मजबूत करना है? साइबर सुरक्षा मजबूत करना। साइबर खतरों की 24 घंटे निगरानी, क्या है? साइबर जो खतरे होते हैं उनकी 24 घंटे निगरानी करना। 24 घंटे, क्योंकि जो साइबर सुरक्षा करने वाला है, कि साइबर धोखा करने वाला है, साइबर खतरा करने वाला है, हैकिंग करने वाला है, वो तो रात में जगेगा और आप पे हमला कर देगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 24/7 निगरानी करनी पड़ेगी। विसंगतियों का पता लगाना और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना। विसंगतियों को पता लगाना है और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ओके, राउंड द क्लॉक मतलब 24/7 डिटेक्टिंग एन एनोमलीज एंड एंश्योरिंग द डेटा सिक्योरिटी, ये सारी चीजें हमें करनी है इस परियोजना के तहत। तो केरल के मुख्यमंत्री, आज के हमारे पहले मंत्री, केंद्रीय मंत्री नहीं है लेकिन केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। विकासकर्ता कौन है? सी डॉट। अब ये जो है इसका विकास किसने किया है? इसका विकास किया है सी डॉट ने। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, या देखिए सी डॉट ने इसका डिजाइन और विकसित किया है। ये जो परियोजना है इसको सी डॉट, सी डी ओ टी, सी डॉट ने इसको विकसित किया है। परियोजना का नाम क्या है? इस परियोजना का नाम है त्रिनेत्र। याद रखें, परियोजना का नाम है त्रिनेत्र, एक एआई संचालित स्वदेशी एकीकृत साइबर सुरक्षा। ओके, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये त्रिनेत्र क्या है? साइबर सुरक्षा मंच है त्रिनेत्र। मुख्य विशेषता है साइबर हमलों और खतरों का पता लगाना। क्या करना है? साइबर हमलों का और खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकने में सक्षम है ये त्रिनेत्र। पुलिस मुख्यालय, शहर आयुक्तालय और संबंध पुलिस स्टेशनों के कंप्यूटरों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें बहुत सारा डेटा होता है, उनकी सुरक्षा करना। सी डॉट के सीईओ कौन है? सी डॉट के सीईओ, सी डॉट ये जो हमारी कंपनी है इसके सीईओ राजकुमार उपाध्याय। राजकुमार उपाध्याय जी ने केरल सरकार को समर्थन देने का आश्वासन दिया। तो यहाँ पे हमारे कीवर्ड्स कौन से है? चले, ये जो परियोजना है केरल सरकार की, सी डॉट ने विकसित और डिजाइन की है। परियोजना का नाम त्रिनेत्र है और साइबर हमलों से रिलेटेड ये त्रिनेत्र है। त्रिनेत्र, सी डॉट, और ये नीचे याद रहे डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय, सी डॉट के सीईओ। ठीक है, अगली परियोजना, अगला मुद्दा, ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्पोर्ट्स एक्सीलेंस
ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्पोर्ट्स एक्सीलेंस फोरम है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? गांधीनगर गुजरात इसका सही आंसर है। गांधीनगर गुजरात में इस फोरम का आयोजन किया गया था। उद्घाटनकर्ता कौन है? श्रीमती रक्षा खड़से, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री है। देखिए मंत्री है लेकिन राज्य मंत्री है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि मंत्री तीन प्रकार के होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। एक होते हैं मुख्य वाले मेन मंत्री, उसके बाद राज्य मंत्री और उसके बाद उप मंत्री, ऐसे तीन प्रकार के मंत्री होते हैं। तो याद है उसमें से क्या श्रीमती रक्षा जी खड़से हैं, तो ये केंद्रीय युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री है। मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, तो ये रक्षा खड़से जी है। यस, गुड मॉर्निंग सबको। ये स्थान गांधीनगर गुजरात में ये क्या किया गया? फोरम का आयोजन किया गया। आयोजन ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय युवा राज्य मंत्री एवं खेल राज्य मंत्री, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा खड़से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेल सहयोग को मजबूत करना, ठीक है। ओलंपिक और पैरालंपिक बोलियो, खेल विज्ञान, इवेंट मैनेजमेंट और प्रतिभा विकास में सहयोग देना, खेल अवसंरचना और खेल उद्योगों में निवेश बढ़ाना। देखिए खेल उद्योगों में भी निवेश बढ़ाना है। महत्व, यह फोरम भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत ऑस्ट्रेलिया खेल सह के लिए अनुशंसन संस्थाएं तैयार की जाएगी। दीर्घकालिक ओलंपिक और पैरालंपिक रणनीति के लिए ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञता का लाभ उठाना। तो जो हम पैरालंपिक खेल में जाते हैं हमें थोड़े से मेडल्स कम मिलते हैं, तो इससे मिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास जो विशेषज्ञता है, जो स्पेशलिटी है, जो एक्सपर्टीज है, वो उसका क्या करना है, हमें लाभ उठाना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। त्रिनेत्र परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? त्रिनेत्र प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच फील्ड? बताइए, साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है, अंतरिक्ष अनुसंधान से रिलेटेड है या फिर कृषि विकास से रिलेटेड है? त्रिनेत्र परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? ओके, यस, आप सभी ने सही आंसर दे दिया। इसका सही आंसर है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा से रिलेटेड है त्रिनेत्र परियोजना। क्लियर, आगे बढ़ता है। भारत में खेल अवसंरचना और उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सा फोरम स्थापित किया गया है? कौन सा है वो फोरम जिसे स्थापित किया गया है? विच फोरम हैज बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज इन इंडिया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, भारत ऑस्ट्रेलिया खेल उत्कृष्टता फोरम है, या फिर ओलंपिक टैलेंट हंट मिशन है? कौन सा इसका आंसर है? यस, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया होगा वो हमारा आंसर होगा। इतनी सीधी बात को हमने पकड़ लिया। भारत ऑस्ट्रेलिया खेल उत्कृष्टता फोरम, भारत ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स एक्सीलेंस फोरम। ठीक है, चलो। जन औषधि परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जन औषधि परियोजना? 15 सेकंड वैसे भी आपके पास है। ऑप्शन है जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाना, चिकित्सा क्षेत्र शिक्षा को बढ़ावा देना, निजी अस्पतालों को वित्तीय सहायता देना, है क्या? नहीं, ये भैया चिकित्सा शिक्षा का उल्लेख वहां पे नहीं है। निजी अस्पतालों का क्या रोल है? कोई नहीं है। कोई नहीं, कैसे होगा? चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ावा देने का जन औषधि का उद्देश्य नहीं है। निजी अस्पतालों से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर है जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता बढ़ाना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जन औषधि केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कौन सा एक ऐप विकसित किया गया है? विच ऐप हैज बीन डेवलप्ड टू एनहांस द अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन जन औषधि सेंटर्स? बताइए कौन सा ऐप है वो? आरोग्य सेतु ऐप है, जन औषधि सुगम ऐप है, या फिर ई संजीवनी ऐप है? कौन सा ऐप है? ऐप बताने की कोशिश करें। कौन सा ऐप है? आरोग्य सेतु, जन औषधि सुगम ऐप, या फिर ई संजीवनी ऐप? कौन सा? वेरी गुड, अगर आपने इसका आंसर सुगम जो वर्ड है उसको देख कर दिया होगा तो ये आपका आंसर सही है। जन औषधि सुगम ऐप, जन औषधि सुगम, SUGAM सुगम ऐप। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में त्रिनेत्र साइबर सुरक्षा मंच का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया त्रिनेत्र साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म? साइबर अपराध की रोकथाम करना, सरकारी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, गांव और साइबर हमलों और खतरों की निगरानी करना। क्या हो सकता है इसका ऑब्जेक्टिव? इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, उद्देश्य क्या है? त्रिनेत्र जो परियोजना है, त्रिनेत्र परियोजना का क्या उद्देश्य हो सकता है? वेरी गुड, आप सबने सही तरीके से पहचान लिया। ये अपराध की रोकथाम भी करनी है, सरकारी डेटा जो है उसको ही सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है, और साइबर हमलों और खतरों की निगरानी करना, ये भी इसके उद्देश्य है। तो इसका आंसर बस इस वक्त बन जाता है उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्लियर?
क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं। भारत में जन औषधि केंद्रों की कुल संख्या फिलहाल कितनी है 2025 के अनुसार? हम क्योंकि हम 2025 में हैं तो हम 2025 के अनुसार कहेंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ जन औषधि सेंटर्स इन इंडिया एज ऑफ 2025? 10,000 है, 20,000 है या फिर 15,000 है? कितने हैं? 10,000 है, 20,000 है या फिर 25,000 है या फिर 15,000 है? कितनी है? 15,000। ओके, वेरी गुड। अगर आपने इसका जवाब 15,000 दिया है तो आपका आंसर सही है। भारत में 15,000 प्लस लिखा हुआ है। हाँ, एग्जैक्ट फिगर बताया कि नहीं? 15,000 प्लस मतलब 15,000 से ज्यादा भारत में जन औषधि केंद्रों की कुल संख्या है, और वो भी 2025 के आंकड़ों के अनुसार। त्रिनेत्र एक एआई संचालित साइबर सुरक्षा मंच है। इसे किस संगठन ने विकसित किया है? त्रिनेत्र इज एन एआई पॉड साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म विच ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप्ड इट, या फिर डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? त्रिनेत्र को किसने डेवलप किया है? इसरो ने डेवलप किया, सी डॉट ने डेवलप किया या फिर डीआरडीओ ने डेवलप किया है? ओके, किसने डेवलप किया है? वेरी नाइस। इसका जवाब भी आपने अगर दिया है सी डॉट, तो इसे किसने डेवलप किया है? इसे सी डॉट ने डेवलप किया है। त्रिनेत्र को सी डॉट ने डेवलप किया है, याद रहे डेवलप। नेक्स्ट चलो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की घोषणा किसने की? हु हैज अनाउंस्ड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? ये इसमें ना एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। कौन सा इंपॉर्टेंट वर्ड है? पैरा। पैरा मतलब दिव्यांग लोगों के लिए ये गेम्स होते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए होते हैं क्या? नहीं। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की घोषणा किसने की? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री। अब देखिए, यहाँ पे केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया जी। अब इसे रक्षा खड़से जी क्या थी? वो रक्षा खड़से जी राज्य मंत्री थी। और आज हमें ये मेन वाले उसी डिपार्टमेंट के कौन से है, उसी मंत्रालय के मंत्री है यहाँ पे मनसुख मांडविया। तो हमें युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय जो है इसके राज्य मंत्री का भी पता चल गया और मेन वाले मंत्री का भी पता चल गया। क्या है, अगर आप पॉलिटी का पढ़ाई करते हो तो ये हमारा मंत्रालय होता है। तो एक मंत्रालय में मेन मंत्री, राज्य मंत्री और उप राज्य मंत्री होती है। तो ये डॉक्टर मनसुख मांडविया हमारे क्या है? मेन मंत्री है। राज्य मंत्री रक्षा खड़से जी है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो मंत्री हमें आज पता चल गए। आयोजन की तिथि कौन से? 20 से 27 मार्च 2025 तक ये चलेंगे। स्थान कहाँ होगा? ये नई दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स, पैरा गेम्स का ये दूसरा संस्करण है। कितवा? दूसरा संस्करण है। इससे पहले एक बार हो चुके हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स। इसका ये दूसरा संस्करण नई दिल्ली में होगा। पहला संस्करण 2023 में दिल्ली में ही आयोजित हुआ था। पहला भी दिल्ली में था, अब दूसरा भी नई दिल्ली में हो रहा है। डेट ऑफ इवेंट 20 से 27 मार्च 25। ओके, क्लियर। ओके, प्रतिभागी और खेल श्रेणियां कुल 1230, 1230 याद रखने के लिए अच्छा आंकड़ा है। ये जो पैरा एथलीट वर्ल्ड जो है, ये पैरा एथलीट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है 2025 की इंडिया की, क्या है वो? 1230 एथलीट इसमें भाग लेंगे। छह खेल खेल श्रेणियां है। कितनी खेल श्रेणियां है? 6 है। छह खेल श्रेणियां। क्रिकेट में होता है छक्का, यहाँ पे है छह खेल श्रेणियां। पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस। ओके, याद रहे तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, पावर शूटिंग और टेबल टेनिस, ये छह श्रेणियां इस पैरा एथलीट जो स्पोर्ट्स होने वाले हैं दिल्ली में, वहां पे छह खेलों की श्रेणियां होगी। प्रमुख खिलाड़ी भारत से बहुत फेमस फेमस खिलाड़ी हरविंदर सिंह तीरंदाजी पेरिस 2024 में स्वर्ण पदक जीत कर आए हैं। हरविंदर सिंह जी ने, याद रखिए हरविंदर सिंह तीरंदाजी से रिलेटेड है। धर्मवीर, धर्मवीर का है क्लब थ्रोअर है, उसने भी उन्होंने भी स्वर्ण पदक जिससे वो पहले जीता है। और प्रवीण कुमार ऊंची उड़ान मतलब ऊंची जो है ना हाई जंप होता है, हाई जंप में भी उन्होंने इससे पहले पदक जीते हैं। तो हरविंदर सिंह, धर्मवीर और प्रवीण कुमार हमारे इन खेलों के क्या होंगे? स्टार खिलाड़ी होंगे। इन पे सबकी आंखें होगी कि देखते हैं कि इस बार ये कौन सा जीतते हैं। ठीक है। हम्म, चलो नेक्स्ट। प्रतियोगिता का स्थल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। अब ये इतना बड़ा भारत में आयोजन हो रहा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो है, इस पे प्रतियोगिता होगी। इंदिरा गांधी स्टेडियम, इसमें भी ये होगी। देखिए कौन से, एक जवाहरलाल नेहरू है, एक दूसरा इंदिरा गांधी स्टेडियम है, और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, तीन जगह है। तो शूटिंग की जो स्पर्धा है डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में होगी। यहाँ पे
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तिरंदा क्या होगा, पैरा एथलेटिक्स होगा, तीरंदाजी होगी और पावर लिफ्टिंग होगी। और इंदिरा गांधी स्टेडियम परिसर में पैरा बैडमिंटन और टेबल टेनिस। तो ऐसे ये सारे जो खेल है, इनको तीनों स्टेडियम में डिवाइड कर दिया गया है, भाई आप इतने खेलो, आप इतने खिलाओ, आप इतने खिलाओ, 3 जगहों पे होगी। पेरिस 2024 पैरालंपिक भारत का प्रदर्शन। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में रिकॉर्ड 29 पदक जीते थे। चलो ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। पिछले ही साल की बात है कि पेरिस 2024 जो पैरालंपिक ओलंपिक होता, जो दिव्यांग लोगों के लिए होता है, उसमें भारत ने 29 पदक जीते हैं। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने के लायक पॉइंट है। 84 सदस्यीय भारतीय दल में 25 खेलो इंडिया एथलीट भी शामिल थे। ओके, तो ये जो 2024 के पैरालंपिक में जो हमारा 84 सदस्य भारतीय दल गया था, उसमें 25 खेलो इंडिया एथलीट भी शामिल थे। इनमें से 5 एथलीटों ने क्या किया है, पदक जीत कर भारत के लिए लाया है। तो याद रहे, पेरिस 2024 ने हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते हैं, 29। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सरकार की प्राथमिकता और योजनाएं। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए 52 पैरा एथलीट टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम को कोर ग्रुप में शामिल किया है। ठीक है, याद रखें, 2028 में 28 2028 में जो पैरा ओलंपिक होने जा रहा है, उसमें 52 पैरा एथलीट, कितने 52, कितने 52 पैरा एथलीट को शामिल किया गया है कोर ग्रुप में, वो वहां पे हिस्सा लेंगे। तो 28 लॉस एंजलिस, ओके, 28 2028 को लॉस एंजलिस में होने वाला है। उसमें हमने 52 एथलीट को तैयार किया है और कोर ग्रुप में डाल दिया है। कोर मतलब इंपॉर्टेंट ग्रुप में। तो ये योजना कौन सी है, देखिए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। ये टॉप्स कई बार आज तक कई बार एग्जामिनेशन में आ चुकी है, सबको पता होनी चाहिए। मुझे लगता है आप सबको ये पहले से पता होगी। भारत में ओलंपिक के मेडल्स बढ़ाने के लिए भारत ने जो एक परियोजना बनाई है, वो परियोजना कौन सी है पता है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, पता होगी आपको। टॉप्स वाली स्कीम, टीओपीएस, टॉप स्कीम किसके लिए? भारत के पदक ओलंपिक में ज्यादा बढ़े, इसके लिए ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू है। खेलो इंडिया मिशन के तहत प्रतिभाशाली और पैरा एथलीटों को मंच प्रदान करना, ये टॉप्स का क्या होता है? टॉप्स का हेतु या फिर उद्देश्य होता है। खेलो इंडिया मिशन के तहत प्रतिभाशाली पैरा एथलीटों को मंच प्रदान करना। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025, खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के बाद दूसरा राष्ट्रीय आयोजन है, हमने देख लिया। जनवरी 25 में लद्दाख, देखिए, जनवरी 25 में लद्दाख, 9 से 12 मार्च को गुलमर्ग, और कश्मीर में जम्मू का गुलमर्ग, देखिए, जनवरी 2025 में लद्दाख में और 9 से 12 मार्च को गुलमर्ग तथा जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का भी आयोजन हुआ है। अब देखिए, शीतकालीन खेल जो ठंड के दिनों में खेले जाते हैं, वो शीतकालीन खेल। तो ये जो शीतकालीन पैरा खेल से कहाँ पे? जनवरी में लद्दाख में और मार्च में गुलमर्ग तथा जम्मू कश्मीर में ये खेलो इंडिया के शीतकालीन खेलों का आयोजन भी हुआ था। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट है, हाल ही में कैबिनेट ने, हमारा जो कैबिनेट होता है, पता है ना आपको, कैबिनेट होता है हमारा जो मंत्रालय होता है। मंत्रालय में मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्रालय, और मंत्रियों में से कुछ मुख्य मंत्रियों का एक मेन कैबिनेट होता है, ये आपको पता होगा। तो हाल ही में कैबिनेट ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब, कहाँ से? गोविंद घाट से निकले और हेमकुंड साहिब 12.4 किलोमीटर तक रोपवे परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? कौन सी परियोजना है? रोपवे, रोप मतलब रस्सी से चलकर जाइए भैया। रोपवे परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी है? किस राज्य में? ठीक है, उत्तराखंड राज्य इसका सही आंसर है। देखिए, ये होता है रोपवे, रस्सी से लटकी हुई गाड़ी, रस्सी से लटका हुआ डब्बा और रस्सी से लटकी हुई गाड़ी में हम जाते हैं। ये देखिए, किसने? ख्वाहिश जी ने पूछा है। देखिए, रोपवे क्या होता है? रोप, वो रस्सी से नीचे लटका हुआ जो डब्बा होता है, उस डब्बे में हम बैठकर जाते हैं, तो वो है रोपवे। अब क्लियर हो गया? तो रोपवे, रास्ते से बंधी हुई गाड़ी, रोड से, रोप मतलब रस्सी से। उत्तराखंड राज्य में इसकी मंजूरी दे दी गई है। परियोजना का उद्देश्य क्या है? गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे का निर्माण करना उद्देश्य है, निर्माण। तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए, देखिए, तीर्थ यात्रियों के लिए और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करना। हर मौसम में अंतिम मील की कनेक्टिविटी प्रदान करना। भैया, मौसम कौन सा भी हो, बारिश हो, ठंड हो या फिर धूप काला, किसी भी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका उद्घाटन, सॉरी, इसका उद्देश्य है। तो ठीक है, तो कहाँ से ये दो चीजें याद रखें, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी।
गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी का जो 12.4 किलोमीटर का जो रास्ता है उसमें रोपवे का निर्माण किया जाएगा। तकनीकी विशेषता है क्या है इस रोपवे की? गोविंद घाट से घांगरिया 10.55 किलोमीटर है। मोनो केबल डिटैचेबल गोंडोला है। क्या होगा वो? मोनो केबल, एक ही केबल वाला डिटैचेबल गोंडोला। गोंडोला मतलब वो जो रस्सी से लटका हुआ जो डब्बा होता है वो गोंडोला होता है। ठीक है। और घांगरिया से हेमकुंड साहिब जी तक वो जो 1.85 लगभग 2 किलोमीटर का जो है तो ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला होगा। उसमें कितने केबल हो गए? ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला तकनीक उसमें यूज की जाएगी। उसमें 3 केबल वाला होगा। मतलब इसमें पहले इसमें मोनो केबल हुआ, एक ही जाएगा, एक ही आएगा। लेकिन आखिर में घांगरिया से हेमकुंड में कितने होंगे उनके रास्ते? 1, 2, 3। 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा। ये आखिरी के 2 किलोमीटर में रहेंगे और पहले वाले 10.55 किलोमीटर में एक ही डब्बा रहेगा। ठीक है। अगर आपको जाना है तो जाकर आइए, मजा लेकर आइए। तीर्थ यात्रा को सुगम, सुरक्षित और तेज बनाना, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना और सामाजिक आर्थिक विकास को गति ही देना। ये भी यहाँ पे कौन से विकास? सामाजिक और आर्थिक। यस, बिलाल अहमद जी, पेड बैचेस में ऑलरेडी क्लासेस चल रहे हैं हमारे बिलाल जी। ओके। ओके। नेक्स्ट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 विच का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? ओके। विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? कौन सा? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 का आयोजन कौन से संस्थान, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर कौन से इंस्टीट्यूट ने इसका आयोजन किया है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। प्रकाश कुशवाहा जी, पीडीएफ नहीं मिला है? ओके, मिल जाएगा। थोड़ा सा लेट होगा, टेक्निकल कारण से हुआ होगा तो हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी, टीई, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की बात चल रही है। तो किसने आयोजन किया है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 का आयोजन किसने किया है? ऊर्जा और संसाधन संस्थान, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी, टीईआरआई, टेरी ने इसका आयोजन किया है। विषय सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी करना है। ओके। सतत विकास और जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी करना है। पार्टनरशिप टू एक्सेलरेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। ओके। ओके, क्लियर। टेरी, मेरी नहीं, टेरी। उद्घाटन सत्र में संबोधन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री। चलिए, आज के हमारे तीसरे मंत्री है श्री भूपेंद्र यादव जी। ये बहुत याद रहने चाहिए। ओके। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। गयाना, यस जी हाँ, गयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर मार्क फिलिप, उन्होंने इसमें क्या किया था? संबोधन किया था। ब्राजील की पर्यावरण मंत्री सुश्री मरीना सिल्वा, कौन से देश की? ब्राजील की। गयाना की, हमारे देश के थे, गयाना के भी थे और ब्राजील के थे। तो गयाना के प्रधानमंत्री थे और ब्राजील की पर्यावरण मंत्री थी, ब्राजील के प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है। महत्व, जलवायु कार्रवाई को समावेशी, न्याय संगत और प्रभावी बनाने के लिए वैश्विक साझेदारी की आवश्यकता है। भारत 2047 तक कहाँ बनने वाला है? भारत 2047 तक, 2047 तक हम डेवलप्ड कंट्री बनने वाले हैं। ये हमारा टारगेट है और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो 2045 तक हम डेवलप कंट्री हो जाएंगे और 2070 तक हम नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करेंगे। किस चीज का? पोल्यूशन का। तो सेंट्रल एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव जी, गयाना के प्रधानमंत्री, ब्राजील की पर्यावरण मंत्री, ये सारी चीजें हमें इस स्लाइड ने बता दी है। रिवीजन पे आ जाते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इन विच सिटी विल द खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? आंसर्स है मुंबई, नई दिल्ली या फिर बेंगलुरु। कौन से सिटी में? मुंबई में, नई दिल्ली में या फिर बेंगलुरु सिटी में? कौन सी सिटी में इसका आयोजन किया जाएगा? ऑब्वियसली अगर इसने आपने इसका जवाब दिया है नई दिल्ली, तो आपका जवाब सही है। नई दिल्ली में इसका आयोजन होने वाला है और इसके पहले वाला मतलब पहला संस्करण का आयोजन भी दिल्ली में ही हुआ था। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन-कौन से खेल श्रेणियां होगी? कौन-कौन सी खेल श्रेणियां होगी? विच स्पोर्ट्स कैटेगरीज विल बी इंक्लूडेड इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? पैरा तीरंदाजी होगी, पैरा एथलेटिक्स होगा या फिर पैरा बैडमिंटन होगा? क्या होगा? पैरा एथलेटिक्स, पैरा तीरंदाजी, पैरा बैडमिंटन या फिर उपरोक्त में से सारी की सारी होगी? यस, इसमें से ये भी होगी, ये भी होगी और ये भी होगी।
तो इसका आंसर सही है। कितनी श्रेणियां होने वाली है वैसे हमें पता है, 6 श्रेणियां होने वाली है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का कौन सा संस्करण है ये जो होने वाला है 2025 में, ये कौन सा संस्करण है? पहला है, दूसरा है या तीसरा है? विच एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG विल बी हेल्ड इन 2025? कौन सा एडिशन होगा? पहला एडिशन होगा कि दूसरा एडिशन होगा? विच एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया पैरा गेम्स KIPG विल बी हेल्ड इन 2025? कौन सा होगा? वेरी गुड, उसका होगा दूसरा। पहला वाला ऑलरेडी हो चुका है, वो भी दिल्ली में हुआ है, और ये अभी जो होने वाला है ये भी दूसरा है, और ये भी नई दिल्ली में हो रहा है। सेकंड सेकंड नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? लो, हमने आपसे सवाल भी पूछ लिया है। लीजिए, भारत के केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री पूछा है हमने, हमने राज्य मंत्री नहीं पूछा है। तो आंसर से ऑप्शंस आपके पास, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव या फिर नरेंद्र सिंह जी तोमर। क्या है आपका आंसर? भूपेंद्र यादव है, अश्विनी तो वैष्णव है, या फिर नरेंद्र तोमर जी है? तो हमारे ऑप्शंस में हमारे पास है भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी हमारे जलवायु परिवर्तन मंत्री है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है। चलो, एक एक चीजें याद हो जाती है बार बार रिपीट हो जाने से। अश्विनी वैष्णव क्या है? चलो चलो, आप मुझे ये अश्विनी वैष्णव, इनका भी बार बार उल्लेख हमारे क्लासेस में होता रहता है, तो ये भी मंत्री मंत्री है अश्विनी वैष्णव। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अश्विनी वैष्णव जी कौन से मंत्रालय के मंत्री है? अश्विनी वैष्णव भारत के कौन से मंत्री है, ये मुझे बताएंगे आप लोग, अभी कमेंट करके बताएंगे अश्विनी वैष्णव कौन से मंत्री है। तब तक मैं अगले वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अश्विनी वैष्णव, वेरी गुड, जवाब देने की कोशिश करें, याद करके दीजिए, नहीं तो गूगल सर्च से करके बताइए। आगे वाला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, हमने सवाल पूछा है और ध्यान रखें हमने कौन सा वर्ड यूज किया है। जनवरी 2025 में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? जनवरी 2025 में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ कहाँ किया गया था? शीतकालीन, ठंड के मौसम वाले। ओके, तो इस साल का शीतकालीन खेल, ओके, ई आएगा। यस यस, वेरी गुड। ऐसे लेह में भी आएगा, लेह लद्दाख में, गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर में भी आएगा। ओके, तो इसमें गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर, लेह, ये उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर। तो एक्चुअली ये सिर्फ जनवरी नहीं का आधा आधा इसका आयोजन मार्च में भी हुआ है। ओके, तो मार्च और जनवरी मिलाकर पूरा आयोजन हुआ था, तो लेह, गुलमर्ग और जम्मू कश्मीर, ये इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे किस स्थान से किस स्थान तक बनाया गया है? ऑप्शंस आपके पास है, ऑप्शंस आपको देखने हैं और आंसर देने की कोशिश करनी है। द 12.4 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे इन उत्तराखंड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिटवीन विच टू लोकेशंस? कौन से वो लोकेशंस है? तो वो लोकेशंस आपके सामने है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब है, जोशीमठ से बद्रीनाथ है, या फिर केदारनाथ से सोनप्रयाग है? कौन से वो तीन है? सॉरी, तीन नहीं, दो है, जहां से शुरू होगा और वहां जाके खत्म होने वाला है। तो आपने अगर पहला वाला आंसर ऑप्शन दिया है, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी, तो आपका आंसर सही है। 12.4 किलोमीटर लंबा रोपवे गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, ऊर्जा और संसाधन टेरी, ओके, ऊर्जा और संसाधन इंस्टीट्यूट TERI द्वारा आयोजित सम्मेलन का मुख्य विषय कौन सा था? व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट? ओके, रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी, क्या था इसका उद्देश्य? जलवायु परिवर्तन और सतत विकास करना था, वैश्विक साझेदारी पर विचार करना था, या फिर नवीकरणीय ऊर्जा समाधान पे विचार करना था? क्या था टेरी, ऊर्जा और संसाधन द्वारा आयोजित सम्मेलन का मुख्य विषय? ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी, क्या था, आपको क्या लग रहा है? ओके, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पे चर्चा करना, और वैश्विक साझेदारी पे क्या करना है? वैश्विक साझेदारी जो है उस पे भार देना है, एम्फसाइज करना। तो ये दो, इससे कम से कम वो दो उसके मुख्य विषय थे। अगर दो है तो हम क्या इसका आंसर लिखेंगे? उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाने वाला है। दोनों थे, ऊपर वाले दोनों, ठीक है। तो अगर दो तीन है तो भी आप डी लिखेंगे, दो है तो भी आपको डी आंसर लिखना पड़ेगा, इसका भी ध्यान रखा जाए। भारत सरकार ने किस वर्ष भारत सरकार ने किस वर्ष तक
नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया। इसको वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट करके अपने दिमाग में, भेजे में, माइंड में जहाँ रखना है इसको लॉक करके रख दीजिए। ये जो ऐसे ये साल वाले जो क्वेश्चन्स है ना, ये आपको अगले 10 साल नहीं, अगले 50 साल या फिर जब तक ये हासिल नहीं हो जाता तब तक एग्ज़ाम्स में आते रहेंगे। तो भारत ने किस वर्ष तक नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प किया है? किस वर्ष तक किया है? और अगर आपने इसका जवाब दिया है 2070, तो आपका जवाब सही है। 2070 तक हम नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करेंगे। ओके? और हम डेवलप कंट्री कौन से साल तक बनने वाला है? हम विकसित राष्ट्र कौन से साल तक बनने के लिए तैयार है? हमने क्या टारगेट रखा है हमारे सामने? विकसित राष्ट्र हम कौन से साल तक बनने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है? कौन से साल तक हम डेवलप कंट्री बन जाएँगे? कौन-सा वो साल है जो हमने अपने खुद के लिए टारगेट रखा है? ऐसा कौन-सा साल है? कहाँ तक रहेंगे? 2047 तक, वेरी गुड। हम कब तक बनेंगे? 2047 तक। और हमने 2047 ही क्यों रखा है? हमने 2045 क्यों नहीं रखा? ओके, 2047 क्यों रखा है हमने? 2045 क्यों नहीं? ऐसे राउंड फिगर रख देते, आज सीधा-सीधा कर लेते, 2050 ही लिख देते, क्या फ़र्क पड़ने वाला था? क्योंकि हमने ऐसा टारगेट नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है हमने ऐसा टारगेट? भैया 2047 को हमारे देश की स्वतंत्रता को 100 साल पूरे होंगे। क्यों होंगे? हमारे ना अब अरे कितना देखिए ना 1947 1947 में हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था। तो 47 से 47 तक कितने हो जाएँगे? 47 से 47 तक 100 साल पूरे हो जाएँगे। इसीलिए हमने अपने सामने टारगेट रखा है 100 साल का टारगेट। क्लियर हो गया? 1947 से 2047 तक डेवलप कंट्री चाइना से भी आगे चले जाएँगे, अमेरिका से भी आगे चले जाएँगे। सबसे नंबर 1 हमारा होगा भारत देश, इंडिया, ओके? चलिए स्वतंत्रता में 100 साल पूरे हो जाएँगे तब की बात है ये। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नहीं, नग अगला मुद्दा नेक्स्ट पॉइंट भारत का पहला पहला फर्स्ट वाणिज्यिक अर्धचालक निर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर वो हिंदी में पढ़ने से अच्छा हिंदी में बहुत सही। देखिए इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट ओके इंग्लिश में ज्यादा अच्छा याद रहेगा वेयर विल बी इंडियाज फर्स्ट इंडिया का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया गया है कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया ये धोलेरा गुजरात में स्थापित किया कहाँ पे या देखिए धोलेरा गुजरात में इसको स्थापित किया गया ये देखो ये जो चिप दिखाई दे रही है ये सब आजकल सेमीकंडक्टर चिप का बहुत ही बोलबाला है क्योंकि सारी चीजें सेमीकंडक्टर चिप से चलती है आपका मोबाइल हो कंप्यूटर हो लैपटॉप हो और आजकल आने वाले इलेक्ट्रिक हमारी जो कारें हैं, उनमें ये सेमीकंडक्टर चिप आगे काम में आने वाली है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? क्या कहना है? नहीं जाएँगे? अरे चाइना के, रशिया के, सारी दुनिया के आगे चले जाएँगे। ओके। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? परियोजना का मुख्य उद्देश्य देखिए भारत में पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करना, भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण की शक्ति बनाना, विश्व में पावरफुल बनाना है भारत को। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भरता बढ़ाना क्योंकि सेमीकंडक्टर जो चिप है ना हमें दूसरे देशों से मंगानी पड़ती है इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रिक कारें जो है इलेक्ट्रिक कारें हमारे देश को बचा सकती है एनर्जी बचा सकती है पेट्रोल बचा सकती है लेकिन वो इलेक्ट्रिक कारें निर्माण करने के लिए जो बैटरीज लगती है उसको हमें चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है उसके लिए जो सेमीकंडक्टर चिप्स लगती है उसे भी हमें बाहर से आयात करना पड़ता है इंपोर्ट करना पड़ता है लेकिन अगर भारत में ये सेमीकंडक्टर चिपें बनने लग जाए ना अब थोड़ा-थोड़ा, थोड़ी-थोड़ी शुरुआत हो ही चुकी है। तो ये जब बनेगी तब हम क्या होंगे आत्मनिर्भर होंगे। कैसे होंगे? आत्मनिर्भर होंगे, सेल्फ रिलायंस होंगे हम। ओके, सेमीकंडक्टर चिप। ओके, तो ये कहाँ पे हो गया? धोलेरा, गुजरात में। समझौता करने वाले कौन से संगठन देखिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ये एक संगठन है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड प्राइवेट लिमिटेड ये टीईपीएल ये 2 संगठन है। इन 2 संगठनों ने क्या किया है? समझौता किया है और उसमें तीसरा कौन-सा है? टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। टाटा कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड टीएसएमपीएल ये 3 संगठन हैं। आईएसएम, टीईपीएल और टीएसएमपीएल 3 संगठनों ने हिस्सेदारी की है, साझेदारी की है। ओके? और इंडियाज़ फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी धोलेरा गुजरात में शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट डीआरडीओ ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस कौन सा हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए किस स्वदेशी प्रणाली का अधिकतम ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया तो हमारे देश के पास हमारा स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है तेजस जिसका नाम है उसके लिए एक स्वदेशी प्रणाली डिजाइन की गई है
ओके, तो वो कहाँ पे, वहां कौन सी, हाँ, कौन सी अधिकतम ऊंचाई पर सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। किस स्वदेशी प्रणाली, हमने पूछी है स्वदेशी प्रणाली, कौन सी है वो स्वदेशी प्रणाली। चलिए, कौन है, स्वदेशी इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम आईएलएसएस का सफल परीक्षण किया गया है। किसका, आईएलएसएस, स्वदेशी इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एसआईएलएसएस का सफल परीक्षण तेजस के लिए किया गया। इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम आईएलएसएस की क्या विशेषता है, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम पर आधारित आधुनिक प्रणाली, मतलब वहीं पे एरोप्लेन में ही क्या होगा, ऑक्सीजन जनरेट हो जाएगा। मतलब अगर पायलट खतरे में पड़ा है, उसको ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, तो वहीं पे ऑक्सीजन तैयार होता रहेगा। कहाँ पे, तेजस के अंदर। पायलट को उड़ान के दौरान सांस लेने योग्य ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित इससे की जाएगी, क्योंकि तैयार ही वहां पे हो रहा है। पारंपरिक तरल ऑक्सीजन सिलेंडर आधारित प्रणालियों पर निर्भरता समाप्त करना है। पारंपरिक तरल ऑक्सीजन सिलेंडर आधारित प्रणाली, आपको पता होगी, हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो हॉस्पिटल में जब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है तो यहाँ मास्क होता है और एक लंबी सी ये क्या होती है, ट्यूब होती है, सिलेंडर होता है, उसमें ऑक्सीजन उसमें से निकलता है, तो उसमें गैस बनती है ऑक्सीजन सी, कि उसको गैस को प्रेशर में दबाकर उसका क्या बना होता है, जब भी कोई चीज हम ना किसी बहुत बड़े प्रेशर के साथ भर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसका लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है, लिक्विड बन जाता है। आपके घर में एलपीजी का सिलेंडर होगा, एलपीजी सिलेंडर होता है अपने घर, लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, हम खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। उसको हिलाकर देखिए, उससे निकलती गैस है, लेकिन गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर में अगर हम भर के रखते हैं तो उसका लिक्विड बन जाता है। क्या बन जाता है, लिक्विड। तो ये जो है एरोप्लेन, फाइटर प्लेन या फिर स्पेस वाले प्लेन, ये लेकर जाते हैं ऑक्सीजन को प्रेशर के अंदर, तो उसका भी लिक्विड बनता है। तो वो लिक्विड मतलब तरल। तो उस पर हमारी जो निर्भरता है ना, वो निर्भरता हमें कम करनी है। इसीलिए ये आईएलएसएस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वाला, उत्पादन कैसे, आईएलएस, लार्सन एंड टुब्रो, एल एन टी नाम की कंपनी है। कौन सी, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने डीआरडीओ के साथ विकास सह उत्पादन साझेदार के रूप में निर्माण किया है। तो इसका निर्माण किसने किया है, दो कंपनियां हैं, एक है एल एन टी, लार्सन एंड टुब्रो, एंड डीआरडीओ। ओके, स्वदेशीकरण, 90% सामग्री भारत में निर्मित है, आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देना। या देखिए, ये जो हमने सिस्टम बनाई है, इसके 90% 90% सामग्री भारत में ही निर्मित है। भविष्य की क्या क्या योजना है, आईएलएसएस को मिग 29 के और अन्य विमानों में उपयोग के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। तो अभी फिलहाल हमने तेजस के लिए ये काम कर दिया, लेकिन भविष्य में मिग 29 के ये जो बड़े विमान है, मिग 29 और अन्य विमानों में भी इसको क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। तो एल एंड डीआरडीओ ये दोनों ने साथ मिलकर किया है। 90% सामने 90% सामग्री भारत की है, और उसके बाद में भविष्य में मिग 29 और अन्य विमानों के लिए भी ये सिस्टम का यूज किया जाने वाला है। नेक्स्ट, सरकारी ई मार्केट प्लस, जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ पूछा है हमने, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सरकारी ई मार्केट प्लस के नए सीईओ कौन है, तो वो है हमारे अजय भादु जी। ओके, अजय भादु, जया भादुरी होती है तो ऐसे अजय भादु है। नियुक्ति करने वाले संस्थान कौन है, भारत का वाणिज्य विभाग ने अजय भादु जी की नियुक्ति की है, जेम के सीईओ, जेम के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के। अतिरिक्त भूमिका क्या है, वाणिज्य विभाग में अपर सचिव के रूप में, वाणिज्य विभाग में अपर सचिव के रूप में अपनी मौजूदा जिम्मेदारी के साथ, मतलब वो वाणिज्य विभाग में पहले से ही अपर सचिव है। सचिव, अवर सचिव, अपर सचिव, उप सचिव, मुख्य सचिव है। सचिव को लाइन ही लाइन होती है, अलग अलग श्रेणियां होती है, अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो उसमें से ये अपर सचिव है। तो अपर सचिव में वाणिज्य विभाग में ऑलरेडी है, लेकिन साथ ही साथ जेम के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अजय भादु, इनका इनकी नियुक्ति की गई है। ठीक है, जेम प्लेटफॉर्म की स्थिति और क्या महत्व है, जेम भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा सरकारी खरीदी प्लेटफॉर्म है। ये गवर्नमेंट का है, हाँ याद रखिए, सरकार के लिए जो खरीदियां होती है जेम से होती है। वर्तमान जीएमडब्ल्यू 4.58 लाख करोड़ है। सकल व्यापारिक मूल्य क्या है इसका, 4.58 लाख करोड़, किसका, जेम का। सालाना वृद्धि दर इसकी 28.65,
28.65% इसकी सालाना वृद्धि दर है। मतलब हर साल जो इसका बिजनेस है ना, 28.65% बढ़ रहा है। जेम का उन्नयन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा, देखिए टीसीएस नाम की जो कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा अगली पीढ़ी के डिजिटल मार्केट प्लेस में परिवर्तित किया जा रहा है। अब ये जो जेम है ना, जेम गौरी श्रीवास्तव जी कहती है कि आज के टॉपिक थोड़े से बड़े भारी भारी है, तो आज थोड़ा सा ऐसा चक रहा है, तो यही काम कर लीजिएगा, थोड़ा सा शांति के साथ दोपहर में या फिर शाम को इसको, इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए। कई बार ना चीजें क्या होती है, चीजें ना रिपीट एक दो बार देख लेने से याद रह जाती है। रिपीट कोई ना, जो व्हाट इज स्टडी, स्टडी है आप कोई भी अभ्यास क्या होता है, निरंतर किसी चीज को बार बार करना, फिर चाहे बोलना हो, फिर चाहे सुनना हो, फिर चाहे लिखना हो, तो निरंतर चीजें हम सुनते रहेंगे तो याद होती रहेगी। तो याद रखें, अगर लगता है कि थोड़ा सा चीजें भारी हो रही है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कम है, थोड़ी सी बोरिंग लगती है, तो क्या करिए, एक बार सुन लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए। ओके, हाँ चलिए। अरे होता है कभी कभी ना, हमारा मूड भी नहीं होता है, तो उस वक्त हमें कोई चीजें नहीं समझ में आती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और कुछ कुछ चीजें ना कभी कभी ना, एक आज किसी लेक्चर में चीजें थोड़ी सी भारी लगने लगती है। ओके, तो डोंट वरी, रिपीट कीजिए, आपके ध्यान में रखना, बस आपको ध्यान में ही रखना है, बस कम से कम सुनना है, कान के ऊपर से एक बार जाना चाहिए। जब भी हम एग्जाम में जाए तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए, अरे ये क्वेश्चन कहाँ से, मंगल ग्रह से तो नहीं आया, गुरु ग्रह से तो नहीं आया, नहीं, अपने पृथ्वी ग्रह का ही है, लेकिन हमने बस उसको रिपीट नहीं किया होगा। ओके चलिए, बाइलिंगुअल, ओके बाइलिंगुअल भी कराना है, ओके चलिए, ठीक है। अरे हाँ, सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूले, ये तो मैं भूल जाता हूँ। ओके, रिवीजन, चलिए, धोलेरा सेमीकंडक्टर फैब परियोजना के पीछे कौन से प्रमुख संगठन है, कौन से, धोलेरा, विच मेजर ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन द धोलेरा सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, सेमीकंडक्टर जो प्रोजेक्ट है, फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट, इसमें कौन से संगठन है, आईएसएम है, टीपीएल है और टीएसएमपीएल है, या फिर तीनों के तीनों है, तीनों के तीनों है, आईएसएम है, टीईपीएल है, या फिर टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड है। इसके लिए स्पेशल कंपनी देखिए, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड, खास सेमीकंडक्टर के लिए बनाई है टाटा ने कंपनी, तीनों की तीनों कंपनियां इसमें इन्वॉल्व है। नेक्स्ट, आईएलएसएस प्रणाली के निर्माण में कौन सा संगठन डीआरडीओ के साथ उत्पादन साझेदार है। आईएलएसएस प्रणाली जो ऑक्सीजन वाली प्रणाली है, छोटे विमानों के लिए, हमारे तेजस के लिए, तो इसमें कौन सा संगठन डीआरडीओ के साथ है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, एलएनटी है, या फिर बीडीएल है। 15 सेकंड का वक्त चाहिए, ले लीजिए, कौन सा संगठन है इसके साथ। ओहो, कहा सेकंड की जरूरत है सर, लार्सन एंड टूब्रो, हमको ऑलरेडी पता है, एलएनटी, एलएनटी डीआरडीओ के साथ मिलकर ये आईएलएसएस प्रणाली के लिए काम कर रही है, एलएनटी एंड डीआरडीओ। एलएनटी क्या होती है, लार्सन एंड टूब्रो, लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी का पहले सीमेंट मिलता था, अब नहीं है। सरकारी ई मार्केट प्लस जेम प्लेटफॉर्म की देखरेख किस मंत्रालय के अंतर्गत होती है, मंत्रालय के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं। विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, किसके अंडर है, जेम जो है, जेम कौन से मंत्रालय के अंडर आता है, बताइए। ऑप्शन आपके पास है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कौन से मंत्रालय के तहत आता है, कौन से मंत्रालय के अंदर आता है। यस, आपका सवाल का जवाब वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अगर है तो आप सही है, आप गलत कैसे हो सकते हो। अगला सवाल, जेम के उन्नयन की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है, जेम के उन्नयन की जवाबदारी जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है। विच कंपनी हैज बीन असाइंड द अपग्रेडेशन ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस जेम, अपग्रेड कौन करने वाला है, कौन सी कंपनी जेम को अपग्रेड करने वाली है। बहुत बड़ा गवर्नमेंट का क्या है वो, ये उपक्रम है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस क्या करने वाली है, जेम को अपग्रेड करने वाली है। सर्विसेज अपग्रेड होती रहनी चाहिए। आईएलएसएस प्रणाली को भविष्य में किन लड़ाकू विमानों के लिए उपयोग किया जाएगा, भविष्य की बात कर रहे हैं हम लोग, भविष्य में, फिलहाल तो तेजस के लिए है, लेकिन भविष्य में कौन से लड़ाकू विमानों के लिए इसको यूज किया जाएगा। आईएलएसएस प्रणाली ऑक्सीजन देने वाली प्रणाली, किसको ऑक्सीजन देगी, पायलट को ऑक्सीजन देगी, राइट है, तरल ऑक्सीजन सिलेंडर पे हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, रिवीजन भी होता है। ओके, अरे तेजस के लिए तो अभी है, हम भविष्य की बात कर रहा हूँ। आईएलएसएस प्रणाली अभी तेजस के लिए है, लेकिन भविष्य में कौन से विमान के लिए होगी। ओहो, कौन से विमान के लिए,
मिग 29 के लिए होगी, MiG मिग मिग 29 के लिए ये प्रणाली लागू होगी। अभी फिलहाल तेजस के लिए है। सवाल पे ध्यान दीजिए, सवाल में भविष्य में लिखा था। ओके। भारत सरकार की सेमीकंडक्टर मिशन पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार की जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसका उद्देश्य क्या है? सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, ठीक है, चलेगा। विदेशी निवेश को आकर्षित करना, ये भी ठीक है। और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ाना, ये भी सही है। भारत की जो सेमीकंडक्टर मिशन है भारत का, उसका मुख्य उद्देश्य ये तीनों के तीनों है। क्या है? आत्मनिर्भरता बढ़ाना, किसमें? सेमीकंडक्टर में। विदेशी निवेश को आकर्षित करना है और वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला जो है ना, उसमें भारत की भागीदारी बढ़ाना है। पूरी दुनिया को सेमीकंडक्टर बांटे जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, उसकी जो श्रृंखला है उसमें भारत की भागीदारी बढ़ाना, ये तीनों के उद्देश्य, तीनों के तीनों उद्देश्य सेमीकंडक्टर मिशन के पहल के उद्देश्य। याद रहे, सेमीकंडक्टर ये वर्ड ही अपने आप में बहुत जादूगर है। आपके घर के हर डिवाइस में सेमीकंडक्टर है। जहाँ-जहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, आप ये जो क्लास देख रहे हो, उस डिवाइस में भी सेमीकंडक्टर है। बिना सेमीकंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बनती नहीं है। तो सेमीकंडक्टर मिशन भारत का याद रखिए, धोलेरा और सेमीकंडक्टर मिशन। आज के लेक्चर में कुछ याद नहीं रखा तो चलेगा, लेकिन सेमीकंडक्टर मिशन और धोलेरा को याद रखें, उसको भूलना नहीं है। अपनी पूरी ज़िंदगी में वो छाया हुआ है। कौन-सा संगठन भारत सरकार के सेमीकंडक्टर मिशन का नेतृत्व कर रहा है? कौन है वो? कौन-सा संगठन है? कौन-सा संगठन है जो भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का नेतृत्व कर रहा है? बेल है, ISM है या फिर ICIL है या फिर उपरोक्त में से अधिक है? कौन-सा संगठन है जो सेमीकंडक्टर मिशन का क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। एक संगठन के बारे में पूछा, सब के सब ना बताए। हाँ, तो वो है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। कौन है? ISM, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये संगठन जो है, ये संगठन भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का नेतृत्व कर रहा है। डी नहीं हो सकता इसका आंसर एक ही है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। बाकी के भागीदार हो सकते हैं, लेकिन इस मिशन का नेतृत्व है ISM पे, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है? ये संगठन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावी पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा और आनुवंशिक संसाधन सुनिश्चित करने के लिए किसकी स्थापना की घोषणा की है? स्थापना करने वाले हैं, लेकिन उसकी घोषणा हो चुकी है, बाद में जो होगा सो होगा। तो किस लिए? भावी पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा, मतलब हमारी जो भावी पीढ़ी आएगी उनको खाना मिलना चाहिए, नहीं तो सारा का सारा हम ही खत्म कर जाएंगे क्या? और आनुवंशिक संसाधन सुनिश्चित के लिए, ओके, तो फूड सिक्योरिटी हमको हमारी जनरेशन को देनी है और जेनेटिक रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशंस को देने, हमारे फ्यूचर जनरेशन को फूड सिक्योरिटी और जेनेटिक रिसोर्सेस ये अगर देने हैं, तो उसके लिए किस चीज की स्थापना की घोषणा की गई है? तो वो है राष्ट्रीय जीन बैंक। कौन सा बैंक है? राष्ट्रीय जीन बैंक। पैसे का बैंक होता है, यस, हर चीज का बैंक होता है, अब जीन का भी बैंक आ गया। यह आनुवंशिक सामग्री का एक भंडार है। किस सामग्री का? आनुवंशिक सामग्री का, जेनेटिक जो मटेरियल है उसका भंडारण है, जिसमें बीज रखे जाएंगे, पराग रखे जाएंगे या ऊतक के नमूने संग्रहित किए जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि अगले 50 60 70 सालों में कुछ पेड़ है वो दुनिया से नष्ट हो जाएंगे, नहीं, हम नहीं नष्ट होने देंगे। हम गेहूं का भी बीज रखेंगे, चावल का बीज रखेंगे, जितने जितने अनाज हम खाते हैं सबके बीज रखेंगे, बीज बीज संभाल कर रखेंगे, संजो कर रखेंगे। ओके। तो ये जो है, ये वाली बैंक में ये सारे जीन रखे जाएंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को अनाज और खाना मिल सके। लुप्तप्राय पौधों और फसलों की महत्वपूर्ण किस्मों को संरक्षित करने के लिए उपयोग किया जाता है। कृषि अनुसंधान और फसल प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण संसाधन ये प्रदान करता है। ठीक है, क्यों संभाले रखेंगे? क्यों संभाले रखेंगे? क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें खाना जुटाना है। उद्देश्य अनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करना है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संरक्षण के लिए सतत समाधान विकसित करना है, लुप्त प्राय पौधों और पारंपरिक फसलों को संरक्षित करने में इससे मदद मिलेगी। भारत वैश्विक जैव विविधता संरक्षण प्रयासों का नेतृत्व करेगा। पहला जीन बैंक, फर्स्ट, 1996 में ICAR NBGPR, ICAR देखिए, ICAR NBPGR नई दिल्ली में स्थापित हो चुका है ऑलरेडी।
1996 की बात हो रही है। 95, 5, 5, 15, 30 साल पहले, आज से 30 साल पहले 1996 में, 29 साल पहले 1996 में ICAR NBPGR ये नई दिल्ली में ऑलरेडी स्थापित है। इसको 12 स्टेशनों में विभाजित किया गया है। उसके कितने? 12 क्षेत्रीय स्टेशनों में विभाजित किया गया है। वर्तमान में 0.47 मिलियन मतलब 4.7 लाख एक्सेस आनुवंशिक सामग्री संरक्षित है। हम भी मजाक थोड़ी कर रहे हैं। अब तक हमने 4.7 लाख एक्सेस आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित भी कर लिया है। 12 स्टेशन है उनके, और सामग्री कितनी है अपने पास? 4.7 लाख सामग्री हमने क्या करी है? संरक्षित कर दी है। साहित्य अकादमी साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली रविंद्र भवन में। ओके, महत्वपूर्ण बिंदु, आयोजन तिथि है 7 मार्च से 12 मार्च तक। आयोजक साहित्य अकादमी। ओके, संस्कृति मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। उद्घाटनकर्ता केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। चलिए, एक नए मंत्री और हमें पता चल गए। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी है। इसके केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके। इसमें प्रमुख समारोह, प्रख्यात अंग्रेजी नाटककार महेश दत्तानी मुख्य अतिथि इसके होंगे। 23 भाषाओं में, कितनी भाषाओं में? 23 भाषाओं में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23 भाषाओं में दिया जाता है, और इसके पुरस्कार इस बार दिए जाएंगे। प्रतिभागी 50 से ज्यादा भाषाओं के 700 से अधिक लेखक इसमें प्रतिभागी होंगे। क्या महत्व है? भारतीय साहित्य और भाषाई विविधता को बढ़ावा देना, लेखकों, पाठकों और साहित्यिक समुदाय के लिए संवाद और सहयोग का मंच बनाना, नई पीढ़ी को भारतीय साहित्यिक परंपराओं से जोड़ना। ओके, तो 23 भाषा में दिए जाते हैं, याद रखे। चंद्रमा पर उतरने वाला अमेरिकी निजी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का नाम क्या है? ओके, निजी वाला है। चंद्रमा पर उतरने वाला अमेरिकी निजी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर का नाम क्या है? ओके, तो इसका लैंडर का नाम है ब्लू घोस्ट। कौन सा घोस्ट? ब्लू घोस्ट मतलब नीला भूत। लैंडर का नाम ब्लू घोस्ट है। लॉन्च फायरफ्लाई एरोस्पेस ने किया है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी ने चांद पर भेजा है। लैंडिंग स्थान चंद्रमा का उत्तरी गोलार्ध, 20 डिग्री उत्तर निकटवर्ती क्षेत्र। ठीक है, ये ब्लू घोस्ट याद रखना। केवल लैंडर गया है, कोई रोवर नहीं गया है। ऑपरेशन अवधि 14 पृथ्वी के दिन। नासा इसको सहयोग कर रही है अपने CLPS कार्यक्रम के तहत। ठीक है, रोबोटिक ड्रिलिंग तकनीक का परीक्षण किया जाएगा। चंद्र सतह और उपसतह विशेषताओं का अध्ययन किया जाएगा। चंद्रधूल से बचाव उपयोग पर शोध किया जाएगा। और 14 मार्च 25 को सौर ग्रहण की हाई डेफिनेशन तस्वीरें भी लेगा। किस ग्रहण की? सूर्य ग्रहण, सौर ग्रहण जो होने वाला है, उसकी हाई डेफिनेशन तस्वीर भी ये लेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कौन सा नया AI टूल पेश किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में कौन सा नया AI का टूल पेश किया है? ओके, जो चिकित्सा पेशेवरों को डॉक्यूमेंटेशन में राहत देगा, तो वो AI टूल है ड्रैगन कॉपिलॉट। क्या है? उसका ड्रैगन कॉपिलॉट नाम का AI टूल माइक्रोसॉफ्ट ने फिलहाल डेवलप किया है। चलिए, इसकी डेफिनेशन और इंफॉर्मेशन बाद में लेंगे। तो ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन ले लेंगे और हमारा सेशन आज रोक देंगे। राष्ट्रीय जीन बैंक में किस प्रकार की आनुवंशिक सामग्री संग्रहित की जाती है? किस प्रकार की आनुवंशिक सामग्री संग्रहित की जाती है राष्ट्रीय जीन बैंक में? बीज, पराग, ऊतक। क्या होते हैं? बीज, पराग, ऊतक। इनके, है ना, सीड्स है, बीज है, ऊतक, ये सामग्री संरक्षित की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। पहला राष्ट्रीय जीन बैंक किस वर्ष और कहाँ स्थापित किया गया था? पहला राष्ट्रीय जीन बैंक किस वर्ष और कहाँ स्थापित किया गया था? ये इसको किया गया था 1996 नई दिल्ली में। नेक्स्ट वाला टॉपिक ले लेते हैं। 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार समारोह में कितनी भाषाओं में पुरस्कार दिए जाएंगे? तो ये 23 भाषाओं में, वो हमेशा 23 भाषाओं में दिए जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। ब्लू गोस्ट मिशन किस ग्रह के लिए लॉन्च किया गया है? ब्लू गोस्ट मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया है। प्राइवेट कंपनी क्या है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ब्लू गोस्ट लैंडर को किस कंपनी ने विकसित किया है? ब्लू गोस्ट लैंडर को फायरफ्लाई एरोस्पेस ने लिया, क्या किया है? निर्मित और विकसित किया है। ड्रैगन कॉपिलॉट को किस क्षेत्र में AI सहायक के रूप में विकसित किया गया है? उसको चिकित्सा क्षेत्र में, मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में विकसित किया गया है, सेक्टर के लिए। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ड्रैगन कॉपिलॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुद्दे उद्देश्य हेल्थ केयर पेशेवरों की दक्षता बढ़ाना, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन की जटिलताओं को कम करना। ओके,
और डॉक्टरों के कार्यभार को हल्का करना, ये सारे इसके उद्देश्य है। किसके? ड्रैगन कॉपी लॉट। नेक्स्ट। थैंक यू। ओके, तो ये थे हमारे आज के कुछ करंट अफेयर्स के पहलू। ऐसे ही मजेदार करंट अफेयर्स के साथ रोज हम मिलते रहेंगे। चलिए, कल तक के लिए आपसे ले लेते हैं विदा। अगर आपने इस सेशन का आनंद लिया है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।